हेलो, वेलकम बैक। एक्चुअली पिछला वीडियो में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, ऑटोमेटिकली रुक गया था, तो इसलिए उसे मैंने पार्ट 1 कर अपलोड किया है। आगे हमने जहाँ छोड़ा था जीन इनहिबिशन थेरेपी तक मैंने आपको समझा दिया था। उसके बाद मैं यहीं से वापस कंटिन्यू करूँगी। जीन इनहिबिशन थेरेपी में मैंने आपको बताया था कि क्या होता है कि अगर कोई डिफेक्टिव जीन है, उस पर्टिकुलर जीन को ब्लॉक कर, उससे बनने वाले प्रोडक्ट को ब्लॉक करने के लिए एक नया फंक्शनल जीन इंट्रोड्यूस किया जाता है, और ये नया फंक्शनल जीन उस डिफेक्टिव जीन से बनने वाले प्रोडक्ट को ब्लॉक कर देता है, और फाइनली किसी भी प्रॉब्लम को होने से या किसी भी डिजीज़ के डेवलप होने से रोक देता है। ये सेकेंड वाली थेरेपी थी। पहले हमने देखी जीन एग्यूमेंटेशन थेरेपी, फिर हमने देखी जीन इनहिबिशन थेरेपी। थर्ड है किलिंग ऑफ दी स्पेसिफिक जीन्स। इसमें क्या होता है, सूटेबल फॉर डिजीजेज सच एज कैंसर देयर कैन बी ट्रीटेड बाय डिस्ट्रॉइंग सर्टेन ग्रुप ऑफ जीन्स। द एम इज टू इंसर्ट डीएनए इनटू अ डिजीज सेल दैट कॉजेज सेल टू डाई। इसमें क्या होता है कि अगर एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ जीन्स डिफेक्टिव हो गया, जैसा कि कैंसर के केस में ही होता है कि पूरा का पूरा जो लॉट है वो डिफेक्टिव हो जाता है, तो उस केस में क्या करते हैं, फ्रेश डीएनए, फंक्शनल जीन कंटेनिंग डीएनए को इंट्रोड्यूस करते हैं, और ये जो डीएनए इंट्रोड्यूस किया जाता है ये सेल उस डिफेक्टिव डीएनए को रिप्लेस करता है जिसकी वजह से सेल मर रहा था। यानी कि जो प्रेजेंट सेल का, ओरिजिनल सेल का जो डीएनए था वो डिफेक्टिव हो गया, या उसके अंदर प्रेजेंट जीन डिफेक्टिव हो गया, जिसके कारण पूरा का पूरा ग्रुप ऑफ सेल कैसा हो गया, कैंसरस हो गया। अब एक फ्रेश डीएनए इंसर्ट किया जाएगा जिसमें कि फंक्शनल जीन है, जो कि अंदर जाके क्या करेगा, उस डिफेक्टिवनेस को ख़त्म करेगा और सेल्स के पूरे ग्रुप को खराब होने से या म्यूटेट होने से रोकेगा। ये कैसे किया जा सकता है, द इंसर्टेड डीएनए कंटेन्स अ सुसाइड जीन दैट प्रोड्यूसेस अ हाईली टॉक्सिक प्रोडक्ट विच किल्स द डिजीज सेल। जो हम डीएनए इंट्रोड्यूस करेंगे उसके अंदर एक सुसाइड जीन नाम का जीन होगा जो कि टॉक्सिक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा, और इस टॉक्सिक प्रोडक्ट से क्या होगा, जितने भी डिफेक्टिव सेल्स डेवलप हुए होंगे वो सब किल हो जाएंगे। ठीक है, द इंसर्टेड डीएनए कॉजेज एक्सप्रेशन ऑफ अ प्रोटीन दैट मार्क्स दी सेल्स सो दैट द डिजीज सेल्स आर अटैक्ड बाय बॉडीज नेचुरल इम्यून सिस्टम। क्या होगा कि जो हमने डीएनए डाला है जिसके अंदर सुसाइड जीन है, वो सुसाइड जीन एक टॉक्सिन बनाएगा, और उस टॉक्सिन के रिलीज के कारण ये जो डिजीज्ड सेल्स हैं ये अलग से आइडेंटिफाई हो पाएंगे, और इनके आइडेंटिफाई होते ही हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम क्या करेगा, इन डिफेक्टिव सेल्स के पूरे जत्थे को, पूरे ग्रुप को पहचान लेगा और इन्हें मार देगा। ठीक है, ये असेंशियल मेथड होता है। इस मेथड की मदद से इंसर्टेड डीएनए प्रॉपर जो डिफेक्टिव सेल्स होते हैं उनको टारगेट कर सकता है। ये देखिए क्या हुआ, डिजीज सेल था, इसके लिए हमने बाहर एक डीएनए का स्ट्रेच बनाया जिसके अंदर हमने सुसाइड जीन डाला। इस सुसाइड जीन ने अंदर सेल के जाके क्या करा, ये तब यूज़ होती है टेक्निक जब एक पूरा का पूरा ग्रुप ऑफ सेल डिफेक्टेड हो और हमें उसे ट्रीट करना हो। ये चीज़ ज़्यादातर कैंसर के केसेस में होती है। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं कि बाहर हमने एक डीएनए का स्ट्रेच बनाया जिसके अंदर सुसाइड जीन डाला। ये सुसाइड जीन अंदर जाएगा, पूरे ग्रुप ऑफ सेल से मिलेगा, और वहाँ जाकर ये टॉक्सिक पदार्थ प्रोड्यूस करेगा, जिससे कि वो सेल्स जो डिफेक्टिव सेल्स होंगे वो टॉक्सिक रिलीज होने के कारण अलग पहचाने जाएंगे, और इससे हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा और इन अलग दिख रहे सेल्स के ऊपर अटैक करेगा और इन्हें बॉडी से बाहर कर सकेगा, है ना। तो इस तरह से हम डिजीज्ड सेल्स के पूरे ग्रुप को नष्ट कर सकते हैं। कैसे नष्ट कर सकते हैं, हम एक ऐसा डीएनए सीक्वेंस बनाएं जिसमें सुसाइड जीन इंसर्ट किया जाए, और ये सुसाइड जीन अंदर जाके क्या करे, उस पर टॉक्सिन रिलीज करे, जिससे कि जो डिफेक्टिव सेल्स का ग्रुप है वो आसानी से पहचाना जाए, और फिर हमारा इम्यून सिस्टम उन सेल्स को पहचान के उन्हें एलिमिनेट कर दे, नष्ट कर दे, और डिजीज के डेवलपमेंट को रोक ले। देन डीएनए ट्रांसफर, सेक्शन ऑफ डीएनए। अब ये फोर्थ टेक्निक है ना, डीएनए ट्रांसफर, सेक्शन ऑफ डीएनए और जीन कंटेनिंग instruction for making a useful protein is packaged within a vector using a virus. The vector acts as a vehicle to carry new genes with a genetic disease. Once inside the cells of patient, the DNA gene is expressed by cells normal machinery to produce therapeutic protein in the kill the patient disease। देखिए भाई, ये सीधे सीधे क्या हो रहा है, ये सीधी भाषा में से बिल्कुल स्पष्ट बायोटेक्नोलॉजी की भाषा में बोलूँ तो ये आरडीएनए टेक्नोलॉजी हो रही है। कुछ भी नहीं किया हमने क्या किया कि जो करेक्ट जीन था,
जो जीन जाकर यूजफुल प्रोटीन बना सकता है, उस जीन को मैंने उठाया, वेक्टर में डाला, वेक्टर को सील किया, वेक्टर को प्रॉपर मतलब यहाँ पे मेरा वेक्टर प्लाज्मिड कॉस्मिड फेज कुछ भी हो सकता है, और उसे सीधे के सीधे बॉडी के अंदर, पेशेंट की बॉडी के अंदर इंसर्ट कर दिया, जहाँ जाकर ये जो जीन है ये अपनी क्लोनिंग करेगा वेक्टर में जाकर, और इसको मैंने बॉडी में डाल दिया, होस्ट की बॉडी में, पेशेंट की बॉडी में, वहाँ जाकर ये करेक्ट प्रोटीन बनाएगा। ये जो करेक्ट प्रोटीन बनेगा ये जाकर करेक्ट फंक्शन को रिस्टोर कर देगा। ओके, आरडीएनए टेक्नोलॉजी मैं शुरुआत से हर वीडियो में कह रही हूँ कि बायोटेक्नोलॉजी का बैकबोन है, और यदि आपने वो समझ ली तो कोई भी बायोटेक्नोलॉजिकल अप्रोच समझने में आपको दिक्कत नहीं जाएगी। उसमें सीधी सीधी बात होती है कि जो भी चीज़ हमें बनानी है, जो भी प्रोटीन हमें बनाना है, उससे संबंधित हम एक डिजायर्ड जीन लेते हैं, जीन को वेक्टर में डालते हैं। वेक्टर जनरली प्लाज्मिड, कॉस्मिड या फेज होता है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हम जो एक सीधी भाषा देते हैं, ज़्यादातर जो वेक्टर यूज में आता है वो प्लाज्मिड, कॉस्मिड या फेज होता है। तो उसमें डालकर हम उसको वेक्टर के एंड को सील कर देते हैं, और फिर इस वेक्टर को एक होस्ट में डालते हैं, जहाँ जाकर ये वेक्टर अपनी कॉपीज़ बना सके, और अपनी कॉपीज़ बनाने के बाद ये आगे जाके ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन करवा के और फाइनली ये जीन प्रोटीन प्रोडक्ट बना सके, प्रोडक्ट जीन प्रोडक्ट के रूप में डिज़ायर्ड प्रोटीन मिले, है ना। तो अब ये प्रोटीन जो यहाँ प्रोड्यूस होगा, ये जो डिफेक्टिव जीन है उसके फंक्शन को करेक्ट करने में मददगारी होगा। तो डीएनए ट्रांसफ़र मेथड से जीन थेरेपी कैसे की जाती है? सीधे सीधे आरडीएनए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, है ना। तो ये हमने कौन कौन से मेथड देखे, एक बार हम फिर से रिकैप कर लेते हैं। थोड़ा सा वीडियो में डिस्टर्ब हो गया था, इसलिए मैं एक बार फिर से बता रही हूँ कि मेन कौन सी जीन थेरेपी टेक्निक्स है। एक है जीन एग्यूमेंटेशन टेक्निक, है ना। जीन एग्यूमेंटेशन टेक्निक में मैंने आपको बताया कि किसी म्यूटेशन से अगर कोई जीन का काम डिस्टर्ब हो जाता है तो इस टेक्निक के थ्रू हम उस डिफेक्टिव जीन को रिप्लेस कर देते हैं फंक्शनल जीन से, है ना, और उससे सही प्रोडक्ट बनने लगता है, और सही प्रोडक्ट जो है वो सही एक्टिविटी करवाता है और डिजीज़ को होने से रोक लेता है। देन मैंने आपको बताई जीन इनिबिशन थेरेपी। इसमें क्या होता है कि अगर एक पर्टिकुलर जीन कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट बना रहा है तो बाहर से हम एक ऐसा करेक्ट जीन इंड्यूस करते हैं जो कि इस बनने वाले प्रोडक्ट को इनहिबिट कर दे, इस बनने वाले प्रोडक्ट के फंक्शन को इनहिबिट कर दे, है ना। उस डिफेक्टिव जीन को हम ब्लॉक करवाने की कोशिश करते हैं, और इस डिफेक्टिव जीन से बनने वाले जीन प्रोडक्ट को भी ब्लॉक कराने की कोशिश करते हैं, ताकि नॉर्मल फंक्शन जो सेल का है वो अटेन हो सके और नॉर्मल जीन प्रोडक्ट बन सके। ठीक है। फिर तीसरे में हमने देखा कि हम अगर किलिंग ऑफ स्पेसिफिक सेल्स, मतलब अगर एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सेल्स पूरा का पूरा डिफेक्टिव हो जाए, जैसा कि कैंसर के केस में होता है, तो वहाँ हम क्या करते हैं, हम एक करेक्ट डीएनए सीक्वेंस इंसर्ट करेंगे जिसमें सुसाइड जीन होता है। ये सुसाइड जीन जैसे ही बॉडी में जाएगा वैसे ही टॉक्सिक प्रोड्यूस करने लगेगा। जो टॉक्सिक प्रोडक्ट ये सुसाइड जीन प्रोड्यूस करेगा वो जैसे ही इकट्ठा होने लगेंगे वैसे ही हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो डिफेक्टिव सेल्स के ग्रुप्स को पहचान लेगा और उन्हें जाके मार देगा, और इस तरह से स्पेसिफिक सेल की किलिंग कर पाएगा हमारा इम्यून सिस्टम। ठीक है ना। फिर हमने पढ़ा डीएनए ट्रांसफर से कैसे जीन थेरेपी की जा सकती है। तो ये मैंने आपको बोला कि ये शुद्ध आरडीएनए टेक्नोलॉजी है, इसमें कुछ नहीं किया जाता, केवल जो करेक्ट जीन है उसे इंसर्ट किया जाता है एक प्रॉपर वेक्टर में, जो कि प्लाज्मिड कॉस्मिड फेज हो सकता है। ऐसे वेक्टर में जीन इंसर्ट किया जाता है सदैव जहाँ जाके जीन अपनी कॉपीज़ बना सके और क्लोनिंग कर सके अपनी, और उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन, उसकी जीन की डायरेक्शन में ट्रांसक्रिप्शन होता है, यानी डीएनए का फॉर्मेशन होता है, और फिर डीएनए के इन्फ्लुएंस में एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है ना, सॉरी डीएनए रेप्लिकेशन होता है, देन डीएनए के इन्फ्लुएंस में एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन होता है, और एमआरएनए प्रोटीन बना देता है वाया ट्रांसलेशन। तो इस तरह से एक डिजायर्ड जीन को वेक्टर में डालकर, होस्ट की बॉडी में डालकर डिजायर्ड प्रोटीन बनवाने की विधि जो कि आरडीएनए टेक्नोलॉजी के नाम से जानी जाती है, वो भी एक इफेक्टिव मेथड है जिस तरह से हम जीन को बॉडी में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और डिफेक्टिव जीन को हटाकर करेक्ट फंक्शनल जीन का प्रोडक्ट बनवा सकते हैं। ठीक है। अब देख लेते हैं कि चैलेंजेस क्या क्या हैं जीन थेरेपी में।
डिलीवरिंग द जीन टू द राइट प्लेस एंड स्विचिंग इट ऑन। जीन की डिलीवरी करेक्ट जगह पर होनी चाहिए और सही समय पे जीन का बटन स्विच ऑन होना चाहिए। बहुत देर कर दी यदि आपने थेरेपी करने में, ऑलरेडी अगर लॉस हो गया, सो डैमेज डन कैन नॉट बी रिपेयर्ड, इट कैन ओनली बी चेक्ड। ठीक है, अगर डैमेज ज़्यादा हो गया है तो उसको पूरी रिकवरी नहीं दी जा सकती, केवल उसको चेक करा जा सकता है। शुरू में ही अगर हम पकड़ लेंगे तो हम उसे चेक कर पाएंगे। इट इज़ क्रूशल दैट न्यू जीन रिसर्च इज द राइट सेल, है ना। अगर जो न्यू जीन है वो सही सेल पर पहुँचे, ये भी ज़रूरी है। और अगर डिलीवरिंग अ जीन इनटू रॉन्ग सेल वुड बी इनसफिशिएंट एंड कुड ऑल्सो लीड टू डेथ ऑफ द हेल्थ प्रॉब्लम्स टू द पेशेंट। मतलब अगर सही जीन आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने उस सही जीन को गलत जगह पर इंट्रोड्यूस कर दिया तो फिर ये डेथ भी कॉज कर सकता है और बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है। इवन वंस द राइट सेल हैज़ बीन टारगेटेड टू द जीन हैज़ बीन टर्न्ड ऑन। और सही सेल का टारगेट होना बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे सही सेल तक जीन पहुँचना बहुत ज़रूरी है। और जिस सेल तक जीन पहुँच रहा है, सेल समटाइम ऑब्स्ट्रक्ट दिस प्रोसेस बाय शटिंग डाउन द जीन दैट आर शोइंग अनयूजुअल एक्टिविटी। और कभी कभी सेल्स क्या करते हैं कि खुद ही सही जीन को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। हर बार आपकी करी गई जीन थेरेपी सेल एक्सेप्ट कर ले, आपकी बॉडी एक्सेप्ट कर ले, ये ज़रूरी नहीं है। कभी कभी सेल्स एक्सेप्ट नहीं करते हैं, है ना, और उससे वो अनयूजुअल एक्टिविटी दिखाते हैं। तो कभी कभी वो खुद भी अगर एक्सेप्ट नहीं करते हैं, सेल्स एक्सेप्ट करेंगे, ये एश्योर करने के लिए जीन थेरेपी सही समय, सही जगह और सही तरीके से की जानी चाहिए। ठीक है, देन लास्ट है अवॉइडिंग इम्यून रिस्पॉन्स। अब इम्यून रिस्पॉन्स क्या है, देखिए बहुत एक साधारण सी बात भाषा में मैं आपको ये समझाती हूँ। डिटेल में तो हम तब बात करेंगे जब हम इम्यूनोलॉजी पे पूरी सीरीज़ में बनाऊंगी वीडियो की, तब आपसे बात करूंगी। पर अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि अगर मेरी बॉडी में मेरे बॉडी के इम्यून सेल्स के अलावा किसी और की बॉडी का कोई लिम्फोसाइट भी डाला जाता है तो मेरी बॉडी उस लिम्फोसाइट को फौरन मानेगी, अपना नहीं मानेगी। अब क्यों, कैसे, कब, कहाँ, एमएचसी की बात हम आगे इम्यूनोलॉजी की जब वीडियोस बनाएंगे तब करेंगे उसके अंदर, है ना। अभी तो बस आप इतना समझ लीजिए कि अगर किसी बाहर से कोई भी हमने ऐसा तत्व अपनी बॉडी में डाला जिसे कि हमारी बॉडी फौरन मानती है, तो हमारी बॉडी उसके खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स ज़रूर माउंट करती है। तो रोल ऑफ इम्यून सिस्टम इज टू फाइट इंट्रूडर्स। समटाइम्स जीन इंट्रोड्यूस्ड बाय जीन थेरेपी आर कंसिडर्ड पोटेंशियली हार्मफुल इंट्रूडर्स। दे कैन स्पार्क ऑन द इम्यून सिस्टम इन द पेशेंट एंड दैट कैन बी हार्मफुल। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि जो जीन आप इंसर्ट कर रहे हो उसको पेशेंट की बॉडी अपना नहीं मान के बाहरी मान ले और हार्मफुल मान ले। ठीक है, साइंटिस्ट देयरफॉर हैव द चैलेंज ऑफ फाइंडिंग अ वे टू डिलीवर जीन विदाउट इम्यून सिस्टम नोटिसिंग। तो साइंटिस्ट के पास ये चैलेंज होता है कि जीन ऐसे इंसर्ट करें जिससे कि वो फॉरेन माना जाए, फॉरेन नहीं माना जाए और अपना ही माना जाए। दिस इज यूजुअली डन बाय यूजिंग वेक्टर दैट आर लेस लाइकली टू इंट्रीडर इम्यून रिस्पॉन्स। और इसलिए ऐसे वेक्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है जो कि इम्यून रिस्पॉन्स को नहीं होने दे। एंड मेक श्योर दैट न्यू जीन डजंट डिस्टर्ब द फंक्शन ऑफ अदर जीन। और ये भी एश्योर कर दें कि नया जीन जो है वो दूसरे जीन के फंक्शन को डिस्टर्ब ना करे। अ न्यू जीन इंट्रोड्यूस्ड बाय जीन थेरेपी विल इंटीग्रेट इटसेल्फ इनटू द जीनोम। एक नया जीन जो इंट्रोड्यूस होगा वो अपने आप को जीनोम के अंदर जाके एडजस्ट कर लेगा और ट्राई करेगा कि वो दूसरे जीन के साथ एडजस्ट कर जाए। लेकिन ये एश्योर्ड होना चाहिए कि वो कोई भी इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट नहीं करेगा। अगर उसने कोई भी नेगेटिव इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट किया और बॉडी ने उस सेल को अटैक किया, देन इट विल बी हार्मफुल टू द बॉडी। और कॉस्ट की यदि बात करें तो ये जो जीन थेरेपी है ये इंडिविजुअली अप्रोच की जाती है। ये इफेक्टिव तो है लेकिन ये काफ़ी एक्सपेंसिव टेक्निक होती है। इट्स नॉट फीजिबल टू एवरीबडी। ठीक है, तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। लेक्चर अच्छा लगता है तो कमेंट करिए, शेयर करिए, है ना। और ये लेक्चर 2 पार्ट्स में है तो ध्यान रखिएगा, पार्ट 1 और पार्ट 2 अलग अलग अपलोड होंगे। थैंक यू वेरी मच।